हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र कुमार आप सभी का इंजीनियर हरेंद्र क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है दोस्त, हम लोग क्यूज चालू कर चुके हैं। ठीक, आप क्यूज में लगातार बने रहिएगा मेरे दोस्त, जरूर आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, या वीडियो छोड़कर या स्किप करके मत देखिएगा, वीडियो को लगातार बने रहिएगा। ठीक है, हम लोग क्यूज को स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक, देखिए लेंस की शक्ति मापी जाती है किस में? डायोप्टर में। लेंस की शक्ति मापी जाती है किस में? डायोप्टर में। यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगी? तो 50 सेंटीमीटर। कितना? 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 100 में 2 से भाग दे दोगी तो कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। धूप के चश्मे की पावर होती है कितना? तो 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की पावर कितना होता है? 0 डायोप्टर। कह रहा है कि आंख के रेटिना के परंपरागत कैमरा के जिस भाग से तुलना की जा सकती है वह है फिल्म। यानी आंख का जो कैमरा है ना, कैमरा के जिस भाग से तुलना की जाती है वह है फिल्म। ठीक है, यानी आंख के रेटिना की जो परंपरागत कैमरा है ना, उसकी तुलना फिल्म से की जाती है। किससे? फिल्म से। ठीक, कह कि मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस भाग पर बनता है वह है दृष्टिपटल अर्थात रेटिना। दृष्टिपटल अर्थात रेटिना। कोई दिक्कत है? अच्छा जी, मनुष्य की आंख में हो गया। कह कि किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। यानी किसी अपारदर्शी वस्तु है, उसका रंग उस रंग के कारण होता है जो उस रंग को उत्सर्जित करता है। यानी कोई भी वस्तु उजला दिखता है या पीला दिखता है, इसका मतलब है कि वह वस्तु उस रंग को क्या कर रहा है? उत्सर्जित कर रहा है। जो वस्तु अगर पीला दोस्त दिखाई दे रहा है ना, तो समझो कि पीला रंग अपने यहाँ से उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण होता है। कौन कौन सा? यानी प्राथमिक रंग, जो टेलीविजन होता है ना दोस्त, रंगीन टेलीविजन, वह प्राथमिक रंगों का मिक्सर होता है, यानी मिश्रण होता है। प्राथमिक रंग कौन कौन होता है? तो लाल, हरा और नीला। लाल, हरा, नीला, ये 3 प्राथमिक रंग होता है। ठीक ना? अच्छा जी, जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? यानी तीनों जब लाल, हरा और नीला रंग मिलता है एक स्थान पर तो उसका रंग कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। कैसा हो जाता है? सफेद हो जाता है। ठीक, और सफेद रंग जो दोस्त है ना, सफेद रंग सभी रंगों का मिक्सचर है, नहीं सब रंग मिलकर सफेद रंग का निर्माण कर देता है। ठीक, काला, हरा, लाल तथा नीला में से प्राथमिक रंग नहीं है तो काला, क्योंकि लाल, हरा और नीला 3 ही प्राथमिक रंग है। 3 प्राथमिक रंग है। कौन कौन? लाल, हरा और नीला। तो काला प्राथमिक रंग नहीं है। अब पहला नंबर एक और बात जानिए कि काला रंग नहीं है। काला रंग नहीं है, ध्यान दीजिएगा दोस्त, काला रंग नहीं है। 3 मूल रंग है। कौन कौन? नीला, हरा और लाल। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। यानी सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। ठीक है, कह कि सूर्य के प्रकाश में उपस्थित रंगों के संदर्भ में हरा, भूरा, लाल तथा नीला रंगों में से विषम है तो भूरा कोई रंग नहीं होता है। ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश में भूरा रंग नहीं होता है। कह कि निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए, इसमें कौन कौन सही है? तो ध्यान दीजिएगा। गोधूली से सूर्य का आमाप, दूसरा उष्मा काल में सूर्य का रंग, और चौथा आकाश में तारों का टिमटिमाना, ये सब परिघटना होता है। ठीक है, कह रहा है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। यानी कृष्ण छिद्र को एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र कहने का मतलब है दोस्त ब्लैक होल। कौन सा? ब्लैक होल को ही क्या कहते हैं? कृष्ण छिद्र। समझ में आ रहा है ना? अब ब्लैक होल ट्रेजेडी पूछ देगा किसने दिया था? तो एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने ब्लैक होल ट्रेजेडी यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी का खोज किया था। ब्लैक होल ट्रेजेडी वो है ब्लैक काल कोठरी की त्रासदी को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहते हैं। ये कृष्ण छिद्र एक होता है ना, जिसको एफ जॉर्ज लेमेंटियर किसका किया था? महाविस्फोटीय सिद्धांत। यानी महाविस्फोटीय सिद्धांत दोस्त, एक्सप्लोसिव जो होता है ना, उसको खोज किए थे कौन? एफ जॉर्ज लेमेंटियर। ठीक ना दोस्त? अच्छा, महाविस्फोटीय सिद्धांत किसने दिया था? तो एफ जॉर्ज लेमेंटियर ने।
लेकिन कहेगा कि ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, तो 20 जून 1957 को काला कोठरी की त्रासदी हुआ था, उसी को इंग्लिश में ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है 1756 में। यानी 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था, और इसके उपरांत 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुआ था। प्लासी कहाँ स्थित है? प्लासी पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। हल्दी घाटी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। दोनों देखिए, सूर्य के प्रकाश में तो हो गया। तो कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है। यानी कृष्ण छिद्र का मतलब जानते हैं? एकदम डेंस इलाका, डेंस क्षेत्र, जहां एकदम अंधकारमय डेंस इलाका, सघन, जहां से प्रकाश भी पार नहीं कर सकता, वही कृष्ण छिद्र कहलाता है। ठीक है। अंतरिक्ष आधारित सौर ऊर्जा को ऐसा सुझाया जाता है कि राष्ट्रीय लक्ष्य बनाना चाहिए। ये सही है। ठीक। कह रहा है कि अब आइए ऊष्मा और ऊष्मा गतिकी। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। संवहन द्वारा देखिए, ऊष्मा के स्थानांतरण के 3 विधि कौन कौन है? तो विकिरण, संवहन और कौन सा है? विकिरण, संवहन और चालन। ठीक है। विकिरण, संवहन और चालन। इसको इंग्लिश में रेडिएशन, कन्वेंशन एंड कंडक्शन कहते हैं। ठीक है। तो चालन जो होता है ना दोस्त, चालन प्रक्रिया यह ठोस पदार्थ में होता है, जैसे लोहा हो गया, छड़ हो गया, ये सब में क्या होता है कि चालन प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है। अच्छा सर, द्रव की बात करें तो उसमें कन्वेंशन अर्थात संवहन प्रक्रिया। संवहन प्रक्रिया गैस में भी होता है। अब विकिरण पूछ देगा ना, तो विकिरण गैस में केवल होता है, वह द्रव में नहीं होता है। जैसे सूर्य से रोशनी जो आती है ना, तो यह किस प्रक्रिया द्वारा? तो विकिरण प्रक्रिया द्वारा। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में पूछता है दोस्त कि जो मेरा वायुमंडल है किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? तो संवहन प्रक्रिया द्वारा। याद रखना, वायुमंडल जो है गर्म होता है संवहन प्रक्रिया द्वारा। जो कि लड़का मारता है विकिरण, लड़का मारता है विकिरण। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना दोस्त, संवहन प्रक्रिया द्वारा वायुमंडल गर्म होता है। ठीक है। और सबसे पूछेगा ना दोस्त कि संवहन, चालन और विकिरण में सबसे तेज ऊष्मा का स्थानांतरण कौन सा है? तो विकिरण। कौन सा है? उसके बाद संवहन, उसके बाद संवहन और सबसे लास्ट चालन। तो ध्यान देना, ये पेपर में कई बार इसका क्रम पूछ लिया है। क्रम, ठीक ना? तो इतना चीज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो छोड़िएगा नहीं। यह केवल तोता जैसा पढ़ने के लिए नहीं है, यहाँ पर हर चीज हम बताते हैं कि कैसे पेपर में पूछता है, क्या नहीं पूछता है, कैसे आपको एग्जाम में भूलवाता है, सारा चीज। ठीक है। देखिए, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है तो गैस एवं द्रव में। गैस एवं द्रव में 100 डिग्री से भी वाष्प द्वारा, 100 डिग्री सेल्सियस की वाष्प द्वारा उत्पन्न जलन उसी ताप के पानी द्वारा उत्पन्न जलन से अधिक गंभीर होती हैं, क्योंकि वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता है। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। कहने का मतलब है मेरे दोस्त कि भाप से दोस्त अधिक जलन फील होती है एज कंपेयर टू हॉट वाटर। ठीक है। गर्म पानी की अपेक्षा भाप से अधिक गर्म फील होगा, यानी अत्यधिक जलेगा, क्योंकि भाप की जो गुप्त ऊष्मा है ना दोस्त, वह अधिक होता है। क्या होता है? वह अधिक होता है। ठीक। अब देखिए, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? अधिक होती है। ठीक है। कह रहा है कि 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेल्सियस तापक्रम तक ले जाने के लिए आवश्यक ऊष्मा है 720 कैलोरी। कितना? 720 कैलोरी। सेंटीग्रेड एवं फारेनहाइट तापक्रम समान रहते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर। 40 डिग्री सेल्सियस पर वह बिंदु जिस पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है 160 डिग्री सेल्सियस। यानी वह बिंदु जिस पर फारेनहाइट तापक्रम जो होता है ना, वह सेंटीग्रेड तापक्रम के दोगुना होता है 160 डिग्री सेल्सियस। 160 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? तो 36.9 डिग्री सेल्सियस, यानी 36.7 डिग्री सेल्सियस या 9 डिग्री दिया है। ठीक है।
केल्विन में पूछते कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है, तो 310 केल्विन। मानव शरीर का तापमान दोस्त केल्विन में पूछ दे तो 310 डिग्री 98.7 या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। कितना में? फ़ारेनहाइट में। 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 36.9 डिग्री सेल्सियस में होता है, यानी 37 डिग्री। ठीक है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। इसके बराबर 36.89 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य ताप 36.9 डिग्री होता है। बार बार पूछा है क्वेश्चन। फ़ारेनहाइट पैमाने पर तापमान 200 डिग्री सेल्सियस है, तो सेल्सियस पैमाने पर तापमान क्या होगा, तो इसको चेंज कर लीजिएगा। किस सूत्र पर, तो C-0 बटा में 100 बराबर F माइनस 32 बटा में 180 बराबर K माइनस 273 बटा में 100 बराबर R माइनस 0 बटा में 80। यह सब रिलेशन होता है, ठीक ना। किससे, तो सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और रोमर पैमाना के बीच का रिलेशन बता दिए। ठीक है, अगर आपको नहीं याद होगा तो कॉपी में फिर से नोट डाउन कर लीजिए। कौन सा, तो C-0 बटा में 100 बराबर F माइनस 32 बटा में 180 बराबर K माइनस 273 बटा में 100 बराबर R माइनस 0 बटा में 80। कितना होता है, 80। यह एक रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हमेशा पूछता है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें या फ़ारेनहाइट को केल्विन में या केल्विन को रोमर में पूछ देता है। कह रहा है कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा, तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए मैथ वाला क्वेश्चन है, उसी पर आप बदल दीजिएगा, ठीक ना। 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट स्केल पर, तो 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब देखिए ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि अल्कोहल का द्रवणांक जो होता है निम्नतर होता है। यानी पारा के द्रवणांक से अल्कोहल का द्रवणांक क्या होता है, निम्नतम होता है। ठीक ना। इसका पारा के हो जाता है 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो केल्विन के आसपास, तो इसका 110 केल्विन में पहुंच जाता है। किसका, माइनस 110 केल्विन में। ऐसे किसका, अल्कोहल का। इसीलिए ठंडे में ज्यादा अल्कोहल का वरीयता दी जाती है, क्योंकि इसका जो जमनांक है ना, जमेगा बहुत देर से, पारा जल्दी ही जम जाता है। ठीक ना। तो माइनस 39 डिग्री सेल्सियस पर पारा जम जाता है। ठीक है, और माइनस 110 केल्विन के करीब जाएगा ना, 110 डिग्री सेल्सियस के करीब माइनस में, तब जाके कौन अल्कोहल जमेगा। कह रहा है कि परम शून्य ताप है, तो माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस के ताप को क्या कहते हैं, परम शून्य ताप कहते हैं। गर्म करने से विस्तारण होता है, तो पदार्थ का घनत्व घट जाता है। गर्म करने से पदार्थ का घनत्व घट जाता है और आयतन बढ़ जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब आयतन घटता है, जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए हम लोग बढ़ेंगे इतिहास की ओर। ठीक ना, अब इतिहास में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक, चलिए दोस्तों अब हम लोग इतिहास के क्वेश्चन में बढ़ते हैं। मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रम लिया था वह कौन था, तो सुलेमान शिको। कौन था, सुलेमान शिको। यानी मुगल शाहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रम लिया था वह कौन था, तो सुलेमान शिको। अब वह कौन सा मुसलमान था जो प्रथम मुसलमान कौन था जिसने हिंदू धार्मिक ग्रंथ को पढ़ा था, तो दारा शिको। कौन था, दारा शिको, याद रखिएगा। औरंगजेब का वह धर्मठ का युद्ध कब हुआ था, 1658 में। 1658 में, कोई दिक्कत। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी वह कौन था, अकबर। वह कौन था, यानी औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, तो अकबर। अरे अकबर के बेटा ना औरंगजेब था, अकबर के बेटा तो शाहजहां रहे। तो यहाँ तो गलती दे रहा है कि औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, तो अकबर था। कौन था, पुत्र का नाम अकबर था। हाँ, हो सकता है ऐसा, अकबर द्वितीय तृतीय होगा। ठीक है, वह मुगल सेनापति जिसके हाथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि की थी, तो जयसिंह और शिवाजी के बीच 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि हुई थी।
औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। कब? 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय किया था वह थे बीजापुर एवं युगांडा। वह कौन था? बीजापुर एवं युगांडा। औरंगजेब ने गोलकुंडा, यानी औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों को विजय प्राप्त किया था वह था बीजापुर और गोलकुंडा। कौन था? बीजापुर और गोलकुंडा था। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे तो औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह। अबुल हसन कुतुब शाह 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा, अरे रोक दो, देखो देखिए 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया था, उस समय गोलकुंडा के शासक कौन थे? अबुल हसन कुतुब शाह। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति किया था तो कौन था? औरंगजेब। औरंगजेब जो था हिंदू अधिकारियों की सर्वाधिक नियुक्ति करने वाला शासक था। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, यानी जजिया जो कर था पुनः लगाया गया किसके शासनकाल में? तो औरंगजेब के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या होता है? तो दारुल इस्लाम। यानी औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है तो दारुल इस्लाम। कौन सा? दारुल इस्लाम। यानी जिहाद का अर्थ दोस्त क्या है? तो दारुल इस्लाम। औरंगजेब ने जो जिहाद शुरू किया था ना, तो उसका अर्थ क्या है? दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। कहां पर? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है, रबिया उद दौरानी का मकबरा, यानी राबिया उद दौरानी का मकबरा को द्वितीय ताजमहल कहलाता है। यानी जो बीबी का मकबरा है ना, वही रबिया उद दौरानी का मकबरा कहलाता है। बीबी यानी जो औरंगजेब के बीबी था कौन थी? तो रबिया उद दौरानी। रबिया उद दौरानी। उसी के मकबरा औरंगजेब ने कहा? महाराष्ट्र में औरंगाबाद में बनाया था, जिसका नाम बीबी का मकबरा रखा गया। इसी को ताजमहल का भादा नकल कहा जाता है। जहां आरा, रोशन आरा और गौहर आरा और तथा मेहरुनिशा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, तब मेहरुनिशा। मेहरुनिशा औरंगजेब की पुत्री थी। औरंगजेब की पुत्री थी, लेकिन मेहरुनिशा बेगम जो ईरानी था उसकी ना पुत्री थी। लेकिन जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुनिशा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री नहीं थी होना चाहिए। नहीं, चलिए अब तो जो दे रहा है। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि प्रदान की जहां आरा को। किसको? जहां आरा को। औरंगजेब, देखो वहां पर नहीं होना चाहिए, कहें कि जहां आरा भी उसकी पुत्री थी। यहाँ पर भाई साहब यानी औरंगजेब की पुत्री नहीं थी, तब मेहरुनिशा औरंगजेब की पुत्री नहीं थी। ठीक है। औरंगजेब ने साहिबात उज जमानी की उपाधि किसको दिया था? तो जहां आरा को। किसको? जहां आरा को। संत रामदास संबंधित किया जाता है किससे? तो औरंगजेब के शासनकाल से। संत जो रामदास थे ना, उनका संत रामदास कौन थे दोस्त? तो सिखों के कौन से गुरु? चौथे गुरु। सिखों के चौथे गुरु रामदास थे। ठीक है, रामदास। उनका संबंध किससे था? तो औरंगजेब के शासनकाल से। किससे? औरंगजेब के शासनकाल से। मुगल कालीन प्रशासन के दौरान जिले को कहा जाता था क्या? तो सरकार के नाम से। यानी मुगल काल में जिला को सरकार के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? सरकार के नाम से। मुगल में सेना का प्रधान कहलाता था मीर बख्शी। मीर बख्शी। यानी मुगल काल में सेना का प्रधान कौन कहलाता था? मीर बख्शी। मुगल शासन काल में मीर बख्शी का कर्तव्य क्या था? तब भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। यानी भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना, यही मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था। ठीक, सही कथन है क्या सर? तो मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्रमाण शक्ति
प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर करती थी। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे, कह रहा है कि अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट थी जिनका आसन कर्नल था, यानी जो सीधा सम्राट राजा के कर्नल के अधिपत्य में, राजा ही उसका कर्नल हुआ करता था, उसी को अहदी घुड़सवार कहलाता था। चलिए दोस्त देखिए, अहदी घुड़सवार हो गया। कह रहा है कि वर्नियर, करेरी, मनुची, टेवर्नियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, मनुची को। यानी मुगल सेना में चिकित्सक किसको नियुक्त किया गया था? मनुची को। किसको? मनुची को। मुगल प्रशासन में मुहतसिब था कौन? तो लोक आचरण अधिकारी, यानी लोक आचरण अधिकारी को मुगल प्रशासन में मुहतसिब कहा जाता था। मुहतसिब कहा जाता था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके, लागू हो सके। ठीक है, अब दोस्त हम लोग पढ़ते हैं भूगोल। ठीक, कृषि में आइए दोस्त, अब हम लोग कृषि में पढ़ते हैं, यानी भूगोल में कृषि। ठीक है, कृषि में शून्य जुताई यानी जीरो टिलेज से लाभ क्या है? कृषि में शून्य जुताई यानी जीरो टिलेज से क्या लाभ है? तो पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। यह लाभ है कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। चावल की नई पौधों की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नाम मृदा में सीधे रोपण संभव है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। ये सब शून्य जुताई के लाभ है, शून्य जुताई के लाभ है। ठीक, देखिए कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है? यानी कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है? तो सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। ठीक है, कह रहा है कि देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय GBPAU पंतनगर है। कहाँ? GBPAU पंतनगर कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ पर? उत्तराखंड में। याद आ रहा है? यूके। ठीक है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। अगर पूछेगा दोस्त कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? तो 1960 में। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुरक्षित करना हो तो कटाई के समय उनका आर्द्रता अंश होना चाहिए 14% से कम। यानी अगर गेहूं या चावल को आप एक साल के लिए नहीं संग्रहित करते हैं, स्टोर नहीं करते हैं, आप अपने घर पर करते हैं, ठीक है, तो उसका जो होता है ना, यानी आप जब धान कटवा कर लाते हैं या गेहूं लाते हैं तो उसको रखने से पहले थोड़ा सा प्रकाश दिखाते हैं, यानी धूप दिखाते हैं, क्योंकि उसका मॉइस्चर जो होना चाहिए 14% से कम होना चाहिए। यानी जो उसमें आर्द्रता जो होना चाहिए ना दोस्त, वह 14% से कम होना चाहिए। पेपर में हजारों बार यह क्वेश्चन पूछा है। भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण है तो शुद्ध बुआई क्षेत्र 45.22% है। यानी भारत में कितने परसेंट भाग पर शुद्ध बुआई होता है? तो 45.22% पर। वह क्षेत्र वन क्षेत्र कितना परसेंट पर है? तो 23.36 पर वन क्षेत्र है। ठीक, अन्य क्षेत्र 31.42 है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है? अगर पूछेगा कि कृषि में युग्म पैदावार का आशय क्या है, तो विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाने से। युग्म माने क्या होता है? जोड़ा। अब जोड़ा फसल का कहने का मतलब है कि कृषि में ये जोड़ा पैदावार करने का मतलब कि युग्म पैदावार का आशय है कि विभिन्न मौसमों में, यानी अलग अलग मौसमों में 2 फसलों को उगाना, 2 फसलों को उगाना। मिश्रित खेती के प्रमुख विशेषता है। मिश्रित खेती के क्या विशेषता है? तो पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। मिश्रित कृषि के तहत क्या आता है कि खेती के साथ साथ अगर हम पशुपालन कर रहे हैं तो उसको मिश्रित व्यवस्था कहेंगे, मिश्रित खेती कहेंगे। क्या कहेंगे? मिश्रित खेती कहेंगे, या मिश्रित खेती यही सब होता है। ठीक ना, देखिए कह कि प्रकृति पर अधिक निर्भरता, उत्पादकता का निम्न स्तर, फसलों के विविध तथा बड़े खेतों की प्रधानता,
में से भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है तो बड़े खेतों की प्रधानता, यानी भारत की कृषि की विशेषता नहीं है तो बड़े खेतों की प्रधानता। भारत में बड़े खेत की संख्या कम है, छोटे छोटे खेत है, छोटे छोटे खेत है। ठीक है। पारंपरिक खेती की आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कथन सही है। इसमें सामाजिक और एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होता है, यानी हरित क्रांति में सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जनसंख्या का दबाव, प्रछन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि एवं भू जोत का छोटा आकार में से एक भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है तो सहकारी कृषि। कौन? सहकारी कृषि। यानी कहने का मतलब है कि जनसंख्या का दबाव, प्रछन्न बेरोजगारी, सहकारी कृषि एवं भू जोत का छोटा आकार में से एक भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है तो सहकारी कृषि निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। भारत में शंकर यानी चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार क्या है तो राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। यानी भारत में जोतों का सबसे बड़ा आकार पूछेगा कि किस राज्य में है तो राजस्थान में। भारत में कृषि को समझा जाता है तो जीविकोपार्जन का साधन। भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। भारतीय कृषि के संदर्भ में सही कथन क्या है तो भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित होता है। यानी भारत में जितना दलहनी फसल उगता है ना तो उस क्षेत्र में 90% पर वर्षा द्वारा पोषित होता है। यानी वो सब इलाका में जो भी फसल होता है वह सिंचाई जो होता है वह वर्षा पर निर्भर होता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता है, उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। यानी भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो बड़े उपभोक्ता पूछ देगा कि कौन कौन है तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। खपत करने वाला, उपभोक्ता माने क्या होता है? खपत करने वाला। यानी रासायनिक उर्वरक का सबसे बड़ा उपभोक्ता कह देगा तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। ढैंचा, सनई, लोबिया एवं मूंग में से नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है तो लोबिया। कौन सी है? लोबिया। ढैंचा, सनई, लोबिया एवं मूंग में से नई सुधारी गई ऊसर में हरी खाद के लिए उपयुक्त फसल है कौन सी? लोबिया। याद रखना। ठीक है। अगर पूछ देगा कि ढैंचा, सनई या बोड़ा, यानी बोड़ा कहा जाता है लोबिया को ही, लोबिया को ही क्या कहा जाता है? बोड़ा। तथा गवार जैसे हरी खाद वाली फसलों में से नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक किसमें होता है तो बोड़ा में। बोड़ा यानी लोबिया में। बोड़ा या लोबिया में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा होता है। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं तो उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद्य की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु और भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु संतुलित उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। केरल तट, तमिलनाडु तट और तेलंगाना तथा विदर्भ में से दक्षिणी भारत में से उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र पाया जाता है तो तमिलनाडु के क्षेत्र तट पर। यानी जो तमिलनाडु का तट है ना बच्ची, वह कृषि के उत्पादकता का उच्चतम क्षेत्र है। यानी वहां पर कृषि उत्पादन अधिक होता है। किस तट पर तो तमिलनाडु के तट पर। ठीक है। पुनर्भरण योग्य और भौम जल संसाधन में सबसे अधिक, सबसे संपन्न राज्य कौन सा है तो उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन है? पंजाब। यानी भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य कौन सा है? पंजाब। हरित खेती में सन्निहित है तो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ठीक है। कह रहे कि भारत में कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है? भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक भारतीय किसानों के उत्पादों का पहुंचना, नकदी फसल पर बल देना, आय असमानता में वृद्धि और आर्थिक सहायता में कटौती आदि इसका प्रभाव है। ठीक है। क्योंकि देखिए कह रहा है कि वैश्वीकरण का क्या अर्थ है तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है दोस्त कि देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ कनेक्ट करना ही, यानी जोड़ना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा दोस्त। एगमार्क क्या है तो गुणवत्ता गारंटी की मोहर है। एगमार्क जो है ना
वह किसी वस्तु के गुणवत्ता गारंटी का मोहर है। पेटेंट क्या है? पेटेंट 20 वर्षों के लिए दिया जाता है, यह किसी वस्तु के गुणवत्ता की गारंटी देता है। जैसे जीआई टैग क्या है? तो किसी वस्तु की गुणवत्ता की गारंटी देने वाला है जीआई टैग। ठीक है, 1999 के अधिनियम है, 2003 में भारत में लागू हुआ और 2003 में स्थापना हुआ जीआई टैग का भारत में, और 2004 में सर्वप्रथम दार्जिलिंग चाय को दिया गया मिला। ठीक है, कौन सा? तो जीआई टैग। भारत में सीमांत कृषि जोत कहा जाता है, तो 1 हेक्टेयर से कम जोत को क्या कहा जाता है? सीमांत जोत। 1 से 4 हेक्टेयर को कहते हैं लघु जोत। कौन सा कहते हैं? लघु जोत। 4 हेक्टेयर से बड़ा को कहते हैं बृहद जोत। क्या कहते हैं? बृहद जोत। यानी 3 प्रकार के जोत होता है, एक बृहद जोत होता है, एक लघु जोत होता है और एक सीमांत जोत। तो सीमांत कहने का मतलब है कि 1 हेक्टेयर से कम जोत को सीमांत जोत, 1 से 4 हेक्टेयर के बीच को लघु जोत, 4 हेक्टेयर से अधिक जोत को क्या कहते हैं? बृहद जोत। 1 हेक्टेयर में 1 बीघा 10 कट्ठा के 12 कट्ठा होता है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में। 1 हेक्टेयर बराबर कितना मीटर में पूछ देगा? तो 10,000 मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर। ये सब हमेशा दोस्त मैथ में आता है चेंज करने के लिए, कोई दिक्कत है? तब तक के लिए बाय बाय दोस्त, टेक केयर। अब हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर यह क्विज आपको अच्छा लगे तो कृपया करके अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।